शायद लेबनीज कुछ कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, तो उसमें लोगों ने क्या लास्ट वाला डेरिवेटिव निकाल के जो फंक्शन करते हैं वही वाला किया ना। एक और इस तरह का है सवाल, आप चाहो तो चाहोगे लिखिए। लिखना। फाइंड एफ एक्स फ्री फ्रॉम इंटीग्रल, ऐसा ही क्या बोला, इंटीग्रल मिटा दें। ठीक है ना, सीधा इंटीग्रेट कर दिया, सीधा भी हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो सीधा ही इंटीग्रेट कर लो, चाहो एफ डैश निकाल लो। तो एफ डैश में देखोगे तो इसका tan x और नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट इज sec स्क्वायर एक्स, और tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, कट ही जाएगा। 1/e का कंट्रीब्यूशन 0 ही होगा, कांस्टेंट है सोचना। फिर इधर आएगा आपके पास cot x के साथ, तो नीचे आएगा cot x और इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, और cot x का जो डेरिवेटिव आएगा उसमें एक माइनस साइन आएगा, तो ये वैल्यू जाएगी। तो एफ डैश एक्स 0 हो गया, मतलब एफ एक्स हैज टू बी कांस्टेंट। तो फिर से आप π/4 रखोगे तो लिमिट सेम हो जाएंगी, तो 1/e से कहाँ तक जाएगा, ये 1, और यहाँ पे देखोगे तो एलसीएम में t प्लस 1/t आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो दैट इज dt अपॉन t, और ln t का इंटीग्रेशन 1/e से 1 में क्या आएगा, 1, यानी कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, 1। लेट एफ एक्स बी अ डेरिवेबल फंक्शन let f(x) be a derivable function satisfying f(x) equals let f(x) be a derivable function satisfying f(x) equals 0 से x e की पावर t sin x minus t dt, e की पावर t sin x minus t dt, and gx equals f double dash x minus fx, then find the range of gx। करें डिस्कस। मेरे ख्याल सबसे पहले ये कि डिफरेंशिएट डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हाँ इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो ऑप्शन ये है। अब बोलोगे क्यों है, क्योंकि फंक्शन नोन है अंदर वाला, e की बार t साइन का है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप पहले इंटीग्रेट कर लें और उसके बाद कर सकते हैं। दूसरा हमने बोला कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना ही है तो अंदर से x निकालना पड़ेगा, अंदर से x निकालने के लिए किंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, जो भी इच्छा हो पाए। तो e की बार x माइनस टी, और उधर आ जाएगा साइन ऑफ t की जगह क्या रखोगे, t की जगह x माइनस टी, तो x माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन टी। फिर से दिख रहा है कि x बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का प्राइम एम था नहीं, अगर हम लोग को लेवरेज लगाना है तो अगर हम लोग इसमें x बाहर निकालते हैं सपोज, तो कैसे आएगा बाहर, e की बार x, इसको भी इधर ले आओ, तो दैट बिकम्स e की बार माइनस एक्स इंटू कितना fx, और उधर की साइड 0 से x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि राइट हैंड साइड अंदर से बस किसका फंक्शन है, t का, फिर इधर आएगा e की बार माइनस एक्स f डैश माइनस e की बार माइनस एक्स f, एंड ऑन दिस साइड दिस इज e की बार माइनस एक्स साइन x, और x का डेरिवेटिव देख लेने के बाद तो ये कट जाएगा, डिफरेंशिएटेड वन मोर टाइम, तो f डबल डैश माइनस f डैश इज व्हाट cos x, ऐड कर दो दोनों, ऐड करते ही आपका जो f डैश कट जाएगा, एंड दैट गिव्स यू f डबल डैश माइनस f एज sin x प्लस cos x, और इसका find the continuous function f(x), लिख दिया तो find the continuous function f(x), find the continuous function f(x) which satisfies for all real number x, the equation
satisfies for all real number x the equation 0 से x f t dt plus 0 से x t into f of x minus t dt equal to e की पावर minus x minus 1 कर लेते मेरे ख्याल से वही है। सेकंड वाले पार्ट में फिर से t फंसा हुआ है नहीं, तो उसको पहले आज़ाद करते हैं। तो अब अंदर का फंक्शन पता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट करके हो जाएगा, करना तो डिफरेंशिएट ही पड़ेगा। और इसमें फिर से किंग लगा लो, यह आ जाएगा x माइनस टी और इधर कितना बन जाएगा एफ टी डी टी। क्या अब इसके बाद फिर से इसको दो पार्ट में तोड़िए, फिर x टाइम्स, अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी कुछ नया नहीं हुआ है, सारे इक्विवेलेंट स्टेप्स हैं। और माइनस ठीक है। अब इसके बाद अब आप डिफरेंशिएट करने के लायक हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इधर आ जाएगा एफ एक्स, और पहले तो एक्स एफ एक्स आएगा, तो क्या जाएगा इंटीग्रल एक्स तो क्या ना, चलिए बी और माइनस एक्स एफ एक्स लेबनीज। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, उधर आएगा प्लस ई की बार माइनस एक्स, तो प्लस ई की बार माइनस एक्स को इधर ले आओ तो ई की बार एक्स, एंड उस साइड पे क्या आ जाएगा, तो क्लासिक इंटीग्रेंट बन गया, तो ई की बार एक्स एफ एक्स, और यहाँ जिन्होंने सी नहीं लिखा हुआ उनका एक्स ई की बार माइनस एक्स आता रहेगा, और जिंदगी में किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, कॉन्स्टेंट की बहुत औकात है, आपकी हो जाएगी। अब लोग ये सी निकालना पड़ेगा। अब सी निकालने के लिए जैसे ये वाला स्टेप अप्रोप्रिएट ही लग रहा है कि यहाँ पे भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो यहाँ से भी जो एक्स की वैल्यूज़ है जैसे 0 रखो, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1, सही है क्या? नहीं सही है। तो एफ ऑफ 0 -1 रखोगे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल c -1 आ जाएगा, तो एफ एक्स वही आएगा जो बताया गया, x -1 अपॉन, तो ये सही लिख लिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग अपन लिख पाएंगे। अब अगर लिख लिया हो तो लिखो पहले आराम से लिखो। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आगे भी लिख रहा हूँ नहीं, एज ए लिमिट ऑफ सम। तो कैलकुलस का एक ऐसा सेक्शन जिससे जेई में हर साल कम से कम एक सवाल तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो देख लो, वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ समझ लो। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इसमें एक्चुअली दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो बताऊंगा और जो दूसरा है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात क्या होगा कि वो हमेशा आईटी में आएगा, ठीक है ना, वो कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा एक पार्ट होगा जो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, वो कभी आईटी में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन वाला पहले पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में नंबर लाना, ठीक है। तो जैसे उसमें पूछ देता है क्या कि फाइंड, अच्छा तो फाइंड ऐसा लिखता तो है, लेकिन उसमें बीच में एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देता है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड इंटीग्रल 0 से 1 e की बार x dx यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, समझ में आएगा, या यूजिंग एब इनिशियो मेथड, या इस तरह का कुछ इंग्लिश में, फ्रेंच में ये नाम होता है शायद, तो इस तरह का लिख देता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है अपन को उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आएगा। तो अभी हम फॉर द टाइमिंग हम शक्ल कैसा मान रहे हैं कि हम लोग को ऐसा दिया रहेगा इंटीग्रल a to b fx dx, और इसको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल अपन को क्या करना है, एग्जीक्यूट, नहीं कि हम लोग इसको कैसे इवैल्यूएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और ये हो गया आपका ए, और ये क्या हो गया बी। तो हम लोग इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स dx मतलब ये वाली चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट करनी, समझ में आएगा। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बी माइनस ए, इसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच हैविंग विड्थ एच, नहीं ये जो लेंथ है कौन बी माइनस ए, इसको हम लोग कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एन इक्वल पार्ट, एन नहीं मतलब एन इक्वल पार्ट्स, और हर एक का विड्थ कितने के बराबर है एच। तो जैसे पहला टर्म आएगा यहाँ पे कितना ए प्लस एच, ऐसे ही दूसरा वाला क्या आएगा ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, और b इज ए प्लस एन एच, तो उसके जस्ट पहले क्या आएगा, हाँ ए प्लस एन माइनस 1h। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोगों ने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये पॉइंट ए प्लस एच, ये वाला हो गया ए प्लस 2h, ये वाला हो गया ए प्लस 3h, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और ये वाला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1h, सही है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइंस जब बनाओगे आप तो एक्चुअली वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी,
और ऐसी एक और लाइन आएगी, मतलब ऐसे और भी आएंगी, लेकिन वो बनाते रहे तो क्लास ऐसी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैंने ऐसे लास्ट वाली लाइन बना ली नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यू कैन फ्रेम रेक्टेंगल्स, ग्राफ के ऊपर से बना सकते हो, ग्राफ के नीचे से बना सकते हो। पहले हम ग्राफ के नीचे से बना के दिखा देते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये हाइट पकड़ के चलें तो ये क्या रेक्टेंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। अगर ऊपर से बनाना होता है तो मैं आगे वाली लेंथ को पकड़ के बना देता है, समझ में आएगा। तो ये मेरे ख्याल से अपने रेक्टेंगल्स बना दिया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक का विड्थ कितने के बराबर है, h। अब ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं आपके, समझ में आएगा। अगर हम इन रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम निकाल तो सकते ही हैं, क्या h। तो ले कि सम ऑफ एरियाज ऑफ क्या निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल। तो जैसे पहला अगर रेक्टेंगल देखोगे तो h विड्थ तो हमेशा ही होगा, इधर से f आएगा, h f ऑफ a प्लस h, h f ऑफ a प्लस 2h और h और f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। यानी कि ये जो सम लिखोगे दैट इज h इंटू सिग्मा f ऑफ a प्लस r h, और r की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, माय क्वेश्चन इज कि इज दिस इक्वल टू a टू b f x dx। नहीं, योर आंसर इज नो। ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल्स बने हैं उसके ऊपर कुछ एरिया जो है वो बचा हुआ है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, लिमिट। हाँ, लेकिन लिमिट कैसे कर सकते हैं कि हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो इस विड्थ को 0 कर दें, विड्थ को क्या कर दें 0। अगर ये विड्थ 0 जाएगा तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विल बी क्रिएटेड, इनफाइनाइट, क्योंकि b माइनस a लेंथ तो फिक्स होगा और h से डिवाइड करेंगे और h 0 जा रहा है तो क्या जाएगा, इनफिनिटी। तो ये जो भी बचा हुआ एरिया है ये मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस पे कंडीशन लगाते हैं लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 या फिर n इज अप्रोचिंग इनफिनिटी, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। यही काम तुम ऊपर से भी करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे अगर ऊपर से करोगे तो ये सिग्मा क्या होगा, h इंटू r इक्वल टू 1 से n। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, r इक्वल टू 1 से n, समझ में आ रहा है, r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 1 से n, और f ऑफ a प्लस आर एच। और फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि जब इसको 0 की तरफ ले जाओगे तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुए हैं वो सब भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, इक्वल। हाँ, लेकिन अगर n फाइनाइट है तो देयर एग्जिस्ट एन इनइक्वालिटी। नहीं, अगर r कैसा है, n कैसा है, फाइनाइट, n कैसा है, फाइनाइट। तो व्हाट यू कैन राइट फॉर एन इंक्रीजिंग कर्व, इंक्रीजिंग कर्व के लिए बोल रहे हैं दिस इज लेस देन। तो बहुत बार आपको एस्टिमेशन वगैरह भी आगे चल के करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स का, समझ में आएगा। तो वहाँ पे इस तरह की इनइक्वालिटीज का यूज आएगा आपको, ये इंक्रीजिंग कर्व के लिए, ठीक है ना। कहाँ तक जाएगा, उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी का। हाँ, जब फंक्शन कैसा हो जाएगा, देखो तो पहले तो यहाँ तक लिखें, समझ में आएगा, उसके बाद बात करते हैं। इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे पहले, ऊपर लिख लेना जरूर से, फॉर इंक्रीजिंग ग्राफ या फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो भी है। यहाँ तक हो गया। हाँ, पहला काम ये था अपन को कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोल रहे थे, एज ए लिमिट ऑफ सम में इस तरह का सवाल आता है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको इवैल्यूएट करो। तो उसका मतलब क्या होता है कि इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं समझना। जैसे अगर बोलता है कि इंटीग्रल 0 से 1 f x dx e की बार x dx निकालो, ठीक है ना। तो आपको पहले इसको, ये कौन से वाले में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कैलकुलेट करो। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 और n इज अप्रोचिंग इनफिनिटी व्हाटएवर, ठीक है ना। और इधर क्या आएगा h और सिग्मा r इक्वल टू 0 से कहाँ से जाएगा भैया, n माइनस 1, और a की वैल्यू 0 है ना, नहीं तो e की बार क्या हो जाएगा r h, ये तो होगा ना, और b माइनस a दैट इज 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n h। ये भी ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये दिख रहा है कि ये कहाँ से चालू होगा, बोला e की बार 0 से, तो ये मेरे ख्याल से क्या बन गया, gb। तो h इंटू बोलो e की पावर n ना, ये तो फिक्स हो गया 1। और ये देख सकते हो कि ये लिमिट लगाओगे h अप्रोचिंग 0 पे h अपॉन e की पावर h माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज गोइंग टू बी। तो इस तरीके से आपको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इवैल्यूएट दिस, तो फिर ये सब लिखना पड़ेगा, ग्राफ बना के डिवाइडिंग दिस इनटू एन इक्वल पार्ट्स, समझ में आएगा। और उसके बाद फिर ये प्रूव करके और फिर उसके बाद वो लिमिट निकालना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, हटाएं। जेई में जो आता है, एक तो ये इनइक्वालिटी वगैरह आ सकता है, जो भी इनइक्वालिटी हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा क्या होता है कि वो इंटीग्रल की वैल्यू आपसे नहीं पूछता है, आपको दे देता है वो लिमिट। क्या देता है, लिमिट। मतलब जेई ये वाला पार्ट देगा आपको, लेकिन इस तरह से नहीं देगा, शक्ल थोड़ा चेंज करके देगा, ठीक है ना। और आपको फिर उसको डेफिनेट इंटीग्रल बदल के उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो कि ए को 0 और बी को 1 रख लेते हैं, तो लिमिट क्या बन जाएगा, h की जगह पूरा का पूरा हम इसको n में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट n इज अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और h की जगह क्या आ जाएगा 1/n सिग्मा f ऑफ
आर बाई ये ना, और आर इक्वल टू 0 हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, वो देख लेंगे अभी। ये इस तरह के सवाल देगा, इस तरह की शक्ल का, मतलब कोई फंक्शन ले लेगा नहीं, और फिर वही एफ ऑफ 1/n, एफ ऑफ 2/n, एफ ऑफ 3/n, एफ ऑफ 4/n ऐसे करके, समझ में आ रहा है, उसमें एक्सप्रेशन बनाकर 1/n लिख कर, या जो भी है 1/n का हो सकता है मैनिपुलेशन भी चल रहा हो, ठीक है ना, तो उस तरीके का दे देगा सवाल की लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये लिमिट निकालो। तो अपना काम क्या होता है फिर उस तरह के केसेस में कि सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में बदल लीजिए। फॉर्मेट में बदलने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको किसमें बदल देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इस तरह के सवाल पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन उसमें सब सैंडविच से सॉल्व किए होंगे, जैसे 1/√n² + 1, 2/√n² + 2 ऐसे करके देखे होंगे ना सवाल। तो हम लोगों ने वहाँ पे वो सैंडविच से कर रहे थे, समझ में आ गया। लेकिन अब वो मत सोचना कि वही सवाल इसमें भी बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स क्राइटेरिया है कि अगर ऐसी शक्ल में बदलेगा तब ये डेफिनेट इंटीग्रल में बदल पाएगा, अगर इस तरह की शक्ल में नहीं बदला तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर आपको उसको सैंडविच से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि पहला कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है सबसे पहले कि वो इस तरह की शक्ल में बदले, और फिर उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 और क्या fx। तो फिर उस केस में आप इंटीग्रेट करके और लिमिट्स रख के फिर उसकी वैल्यूज को क्या करोगे, कैलकुलेट। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि देयर इज सम सिमिलैरिटीज, जैसे ये जो 1/n है ये एक्चुअली तो h है, और वो क्या है मेरे ख्याल से dx, नहीं क्या हम लोग बोले कि जो 1/n इधर है डिस्क्रीट सम में, वो कंटिन्यूअस सम में वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है उधर आपका dx। दूसरी चीज जो r/n है, देख सकते हो कि r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो फंक्शनल वैल्यू बता रहा है, नहीं तो r/n जो है वो कैसे ट्रीटेड है, x, नहीं r/n कैसे ट्रीटेड है, x। सिग्मा जो है दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू व्हाट, इंटीग्रल। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं ऊपर नीचे वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो x की वैल्यूज है ऊपर नीचे, और वो क्या है r/n। तो r/n की जो लोएस्ट वैल्यू आएगी n अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे, वो सबसे छोटी वैल्यू जाएगी। जैसे r की वैल्यू लोएस्ट कितनी जाएगी 0, और हाईएस्ट कितनी जाएगी n-1। तो n-1 जैसे ही अलग अलग करके लिखोगे तो दैट बिकम्स 1 - 1/n, तो n अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे वो जो हाईएस्ट है वो कितना चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस डिस्क्रीट सम को कंटिन्यूअस सम में चेंज करके और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, तो लिख सकते हो ये। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से इसको सिग्मा बदल लो, n² अपॉन n² प्लस r², r इक्वल टू 1 से। तो पहला काम ये समीकरण बदल, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि पहले r/n का फंक्शन और बाहर 1/n भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं 1/n लिख देते हैं, तो सिग्मा r पे चल रहा है, n अंदर जा सकता है, तो ऊपर n क्यूब बन जाएगा, और इधर r/n का फंक्शन बनाना है तो n² बाहर निकालो, तो n² बाहर निकालते ही नीचे बनेगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर की पावर, और ऊपर n क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि n² बाहर निकालोगे तो बाहर मेरे ख्याल दिख रहा है सबको, ठीक है ना, और लिमिट n इज अप्रोचिंग व्हाट, इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं 1/n dx सिग्मा इंटीग्रल, और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन r/n इज x, तो x² की पावर 3/2, और 0 से कहाँ दे जाएगा 1। हाँ ये जो बोल रहा है शायद क्या 1/1, x को tan थीटा तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा ही है, या कोटर भी लगा दो, कोटर से भी हो जाएगा।
आगे सेकेंड वाले का क्या है? टू एल एन टू। मेरे ख्याल से इसको पहले सिग्मा वाले नोटेशन में मतलब तो सिग्मा 1/n + r, नहीं r इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा ये 3n, 3 नहीं जाएगा ना। और लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो अंदर वाले को r/n में बदलना है और बाहर 1/n चाहिए, तो n खींच लो बाहर। तो लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो बाहर 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा 3n, 1 + r/n। नाउ यू कैन सी कि ये वही वाले फॉर्मेट में बदल गया, तो 1/n जो है वो dx में बदल जाएगा सिग्मा इंटीग्रल में r/n x में, और लिमिट्स देख सकते हो r/n के हिसाब से सेट होंगी, तो 0 पे 0 और 3n पे क्या आएगा 3, तो दिस इज ln 1 + x, so that becomes what ln 4। थर्ड वाला 2 ये 2/3 क्या हो सकता है 2/3 होगा, ठीक है। लास्ट tan इनवर्स 2 हाफ ln। फोर्थ वाला किसी को देखना हो देख लें। लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और ऊपर मेरे ख्याल से क्या रहेगा n + r, और इधर n² + r²। लास्ट टर्म्स में डिसाइड करना जरूरी है, 1 से तो चल रहा है, और n पे तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि n पे हो रहा होगा तो मेरे ख्याल से ये 2n, और नीचे कितना आएगा आपका 2n², तो दैट विल बी नॉट n। ये लास्ट कहाँ हो रहा होगा शायद 2n पे, तो ये 3 कितना आएगा 5 है। तो फिर मेरे ख्याल से वही है कि अपन एक r ऊपर से बाहर निकाल लें, एक r², सॉरी एक n ऊपर से बाहर निकाल लें, नीचे से क्या निकाल लें n², तो ऊपर से n और नीचे से n², तो 1/n बाहर, और अंदर बन जाएगा कितना 1 + r/n, 1 + r²/n²। तो अंदर f(r/n) में बदल गया, बाहर एक 1/n आ गया, और बाकी सारी सेटिंग वैसी होगी। तो अब लिमिट्स में अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि 0 से कहाँ से जाएगा ये 2, और 1 + x/1 + x²dx। मेरे ख्याल से अलग अलग करके दोनों ही आ जाएगा, एक tan इनवर्स x और एक हाफ ln, शायद x कुछ रहेगा, या 1 + x², सॉरी। फिफ्थ आ गया होगा नहीं? दिस इज लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एंड देन कम्स सिग्मा n/n + 1, n + 2, n + 3, तो दैट इज व्हाट n + r, n टर्म्स तक जाएगा, और रूट अंडर 1 × 2n + 1, 2 × 3 × तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट r × और 2n + 1, 2n + 2, 2n + 3, दैट इज बिकम्स व्हाट 2n + r, और r की वैल्यू 1 से n। अब हमको बाहर एक तो n चाहिए 1/n, और दूसरा अंदर r/n का फंक्शन चाहिए, तो फिर से वही n का कॉमन उमन लेना चालू होगा, तो दैट इज लिमिट सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और एक n यहाँ से निकाल लो, तो 1 + r/n, वो ऊपर वाले n से सेटल हो गया, और इधर से मैं बोल रहा हूँ कि इसको लिख लो रूट अंडर r/n और 2 + r/n, और ऊपर क्या बच जाएगा 1। तो ये जो अपॉन n लिखा है, तो मेरे ख्याल से एक 1/n इधर भी आ जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। नहीं, अब ये लिमिट्स मेरे ख्याल से चेंज हो जाएंगे, 0 से 1 dx, और अंदर है शायद 1 + x × x × 2 + x, दैट इज x² + 2x, दैट इज रूट ओवर ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर -1, तो सेकंड वर्स 1/x, तो सेकंड वर्स 2,
5/3 शायद, ठीक है। 6 आ गया। 6 में सबसे पहले आप देखना पड़ेगा कि 1/n, तो tan इनवर्स 1/n लिखा हुआ है, तो दैट इज tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स t टाइप का फील दे रहा है। तो tan इनवर्स t को कैसे सेट करते हैं लिमिट में? t से डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी 1/n से डिवाइड करना पड़ेगा और 1/n से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से दोनों अगर फाइनाइट है तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप। क्या तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका 1 बन जाएगा और दूसरा पार्ट फिर से मेरे ख्याल से डायरेक्टली फॉर्मेट में सेट ही है, इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस tan x। इंडेफिनिट इसका बहुत बार करके दिखा चुका हूँ। 1 प्लस tan x को नीचे sin x प्लस cos x, ऊपर cos x 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर जो 2 cos x है उसको आप क्या लिख सकते हैं? cos प्लस sin प्लस cos माइनस sin। तो दोनों को अलग अलग करोगे मेरे ख्याल से एक तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा और दूसरा वही लॉग वाला आ जाएगा। नहीं, इसका आता है क्या? 1 प्लस ln sin 1 प्लस cos 1। ये 2 से डिवाइड किया नहीं तो आ जाएगा। अभी जैसे दिख रहा था कि हम लोग कंटिन्यूड सम वाले सवाल कर रहे थे जिसमें हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ r/n सिग्मा बना रहे थे, ये लेकिन कंटिन्यूड प्रोडक्ट का दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का दिख रहा है तो सबसे पहला काम होगा इसको कंटिन्यूड सम में बदलना, और उसके लिए ऑपरेटर कौन यूज़ होगा? लॉग। तो हम लोग हो सकते हैं इसको चाहो तो पहले तो n की पावर 1/n लिख लो पहले, तो नहीं तो n की पावर 1/n अगर लिख लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा n की पावर n अंदर चला जाएगा एंड दैट गिव्स यू समथिंग रेज टू द पावर 1/n। अब ये समथिंग की कहानी सुन लो, तो अंदर n की पावर n गया तो n की पावर n को लिख सकते हैं n हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, और हर एक ब्रैकेट में सेट कर दो। तो जैसे पहले वाले में अगर n जाता है तो दैट बिकम्स 1 + 1/n, दूसरे में जाएगा 1 + 2/n, और ऐसे ही लास्ट वाले में जाएगा तो उस तरीके से बना के रखने के लिए 1 + n/n लिख देते हैं। एज्यूम दिस लिमिट टू बी p, तो हम लोग दोनों साइड क्या निकाल लेते हैं? लॉग। दैट गिव्स लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और लॉग ले रहे हो तो 1/n नीचे उतर जाएगा, और आपको दिख रहा है कि इस पे लॉग इस पे लॉग इस पे लॉग सब पे आएगा, मतलब ठीक है ना, ln a b c ऐसे है ना, तो ln a + ln b + ln c ऐसे आएगा। तो दैट गिव्स यू सिग्मा ln क्या आएगा? 1 + r/n। तो अब ये आपको दिख रहा है r = 1 से कहाँ तक जा रहा है? n। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका जो फॉर्मेट था कि 1/n और अंदर फंक्शन ऑफ r/n। सो दिस गिव्स यू 0 से 1 यही आएगा शायद, क्या? इंटीग्रल 0 से 1 ln 1 + x dx। तो हम लोग बोले नीचे -1 करोगे तो 1 से 2 हो जाएगा, तो x ln x माइनस x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2, ठीक है ना, एक बढ़ जाएगा। तो 2 ln 2 -2 और +1, तो 2 ln 2 -1 तो ln 4/e, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 4/e क्योंकि ln b। एट आ गया, सेम आ गया, क्या आएगा? 4/e, वो भी होएगा 0 से 1 2x × ln 1 + x² dx, नहीं ऐसे कुछ x² वो नहीं था। 9 आ गया, 4 देख लो, 9 और 10 लिख लो, करके देखना फिर घर पे। Next heading we can write is estimation of definite integrals.
एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, लिख लिया, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। टॉपिक का बिल्कुल भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आपको तुक्का मारना सिखाया जाए तो किसी को ऐसा लगा कि सर अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो किसी तुक्का मार के निकाल लें, ऐसा कुछ सिखा रहे हो क्या? नहीं, एक्चुअली इस तरह का काम आता है अपने को करने को, ठीक है ना। मतलब वो अगर इंटीग्रेट देखोगे तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट जो भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नॉन इंटीग्रेबल हो, समझ में आएगा। तो इस तरह के कोई भी आपको एक इंटीग्रेंट दिया जा सकता है, समझ में आएगा, और फिर आपसे पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड कोई इनइक्वालिटी की, इससे बड़ा इससे छोटा, मतलब हो सकता है नहीं कि पूछ ले कि दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह के ऑप्शंस बना के, समझ में आएगा। तो ये जो एस्टिमेशन का जो पार्ट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से होता है। एस्टिमेशन कैन बी डन यूजिंग सेवरल मेथड्स, ठीक है ना। हो सकता है कि उन मेथड के अलावा भी तुम्हारा कोई कॉमन सेंस वहाँ चल जाए, नहीं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या है कि कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चंस में क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल को क्या करेंगे, एस्टिमेट, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे मेथड्स देख रहे हैं। जैसे पहला जो है, अगर मान लो कि आपको सही आवाज आ रहा है, तो इंटीग्रल a टू b क्या लिखा हुआ है, f(x) dx, और इसको अपन को एस्टिमेट करना है, तो समझ में आएगा। तो एक तो तरीका है क्या कि हम लोग देखना ये f(x) को जज कर ले। f(x) अगर मान लो कि इंक्रीजिंग है थ्रू आउट या डिक्रीजिंग है, समझ में आएगा। तो हम लोग बोले कि मान लो कि इंक्रीजिंग है तो ऐसा बन जाएगा, नहीं पहला केस हम लोगों ने क्या लिया कि मान लो कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बन गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो भी वैल्यू आ रही होगी ये डेफिनेटली इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा हमेशा, और ये डेफिनेटली इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रल a टू b f(x) dx है, दिस इज ग्रेटर देन b माइनस a इंटू एफ ए एंड दिस इज लेस देन b माइनस a इंटू क्या एफ बी। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है मान लो, नहीं तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा कि ये इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा और इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा, छोटा। यानी कि अब ये b माइनस a एफ ए की जगह एंड दिस इज लेस देन a से b f(x) dx एंड दिस इज लेस देन b माइनस a इंटू, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन मान लो कि वो कहता है कि नॉन मोनोटोनिक है सर, ठीक है, तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है मान लो, इस तरह का कुछ है, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि नॉन मोनोटोनिक है तो इस तरह का हो गया, तो हम लोग बोलें कि a से b f(x) dx। तो फिर से क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल में एक साइड तो ये रखो b माइनस a, और इसमें से जो लोएस्ट फंक्शनल वैल्यू है उसको पकड़ दो, नहीं तो हम लोग बोलेंगे लोएस्ट फंक्शनल वैल्यू जैसे दिख रहा है यहाँ पे मान लो है, तो फिर से इस रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा, बड़ा a टू b f(x) dx, या उल्टा बोल दिया, और इससे क्या होगा, छोटा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a टू b f(x) dx इज ग्रेटर देन b माइनस a इंटू स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m इस इंटरवल की क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू, एंड दिस इज लेस देन b माइनस a इंटू कैपिटल M, जहाँ कैपिटल M इस इंटरवल का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसको हम लोग बोलने के लिए वन रेक्टेंगल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से चाहो तो भी पहले तो लिख लो। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि वन रेक्टेंगल वाले तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया, एस्टिमेट। तो जैसे मान लो अब ये सब डिपेंड करता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इनमें से जो भी क्वांटिटीज है उन कितना निकालना आसान है, एग्जामिनेशन टाइम में कितने कम समय में हो जाए, समझ में आएगा। तो उसके हिसाब से प्रोसीड करना पड़ता है, या फिर कि क्वेश्चन के ऑप्शन में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। नहीं जैसे कुछ इनइक्वालिटीज हो सकती है कि जैसे तुमने निकाला इससे ए से बी आ गया, लेकिन मान लो कि जब क्वेश्चन के ऑप्शन आपने देखे तो उसमें कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जो ए से बड़ी दिख रही हो, कि लिख रहा है कि ग्रेटर देन दिस, समझ में आएगा। तो फिर यानी कि आपको एस्टिमेशन और क्लोज ले जाना पड़ सकता है। नहीं एस्टिमेशन क्या है, और क्लोज लेन, मतलब एक तो एस्टिमेशन ही बोल सकते, तो वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो भी ठीक है। बट हम बोलेंगे हम लोग जितना क्लोज ले जाएंगे, शायद हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत क्लोज ले जाने की कोशिश करो, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं समझ में आया, तो आप जबरदस्ती टाइम बर्बाद कर रहे हो, समझ में आएगा। तो बहुत बार क्या होगा कि आपको ऑप्शन के साथ सिंक होकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मान लो कि उसका कॉन्केविटी निकाला, जो कि आसान था निकालना, मान लो अगर उस सवाल में, उस पर्टिकुलर में, अभी बहुत सारे ग्राफ भी हमने बना के देखे, तो हम लोग बोले कि मान लो कि अगर कॉन्केविटी अप है थ्रू आउट, तो ऊपर वाले लिमिट को और मॉडिफाई कर सकते हैं। रादर देन मेकिंग अ रेक्टेंगल वी कैन मेक अ ट्रेपेज़। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से एक ट्रेपेज़ बनाकर बोल सकते हैं क्या कि जो हम लोग बोले थे लेस देन दिस, अब बोल सकते हैं लेस देन दिस। लेकिन ये फिर से किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्केविटी। कि अगर कॉन्केव अप है तो ऊपर वाले को अपन लिमिट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं, और अगर कॉन्केव डाउन होगा तो नीचे वाले लिमिट को कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो यानी कि अगर कोई बोले कि अगर इसको फिर से लिखना है तो अगर कॉन्केव अप के हिसाब से तो b माइनस a इंटू एफ ए तो चलेगा ही, लेस देन कितना, इंटीग्रल a टू b f(x) dx भी चलेगा,
और अब जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और इनटू कितना हो जाएगा, सही है क्या? तो इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको फर्दर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इट अगेन डिपेंड्स कि वेदर क्वेश्चन नीड्स सच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और नॉट, और अगर नहीं चाहिए तो अपन को इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, फिर तो नॉर्मली वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सेकंड टू रेक्टेंगल मेथड भी देख सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में लिमिट्स की, मतलब एस्टिमेशंस की, ठीक है ना, वो हो सकता है एक रेक्टेंगल वाले मेथड से फुलफिल ना हो रहा, तो उसमें आपको 2 रेक्टेंगल बनाने पड़े। बोलोगे कैसे, तो देखना, मान लो ए से बी है, इसको किसी बीच पॉइंट पे तोड़ दो सी। अब ये सी कोई ही पॉइंट हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन की क्वेश्चन ने किस पे तोड़ा है, उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा, समझ में आएगा। अब वो ऑप्शन के थ्रू ही समझ में आएगा कि सी हो सकता है सी मिड पॉइंट हो, मतलब पहला तो दिमाग में आदमी का यही आता है कि सी माइट भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के साथ अपन देखते हैं, समझ में आएगा, उसका थोड़ा और पीला जाता है। कभी कभी होता है कि सी जो है हो सकता है यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही हो या कुछ भी ऐसा हो, तो सी कैन बी एनी स्पेसिफिक पॉइंट, या अपने मन से भी कोई डाल सकता है कुछ भी पॉइंट, ठीक है ना। तो हम 2 रेक्टेंगल वाले में क्या कर रहे हैं कि देखना, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया लोअर लिमिट का, नहीं समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल दिस और एक रेक्टेंगल दिस, इनके सम के जो एरियाज के सम है उससे बड़ा होगा नहीं, तो इसमें दिख रहा है ना कि ये वाला जो पार्ट है ये क्लोज हुआ नहीं। आपको बोले 3 रेक्टेंगल कर सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स फिर से कि टाइम कितना है आपके पास, नहीं समझ में आया। आपको बोले n रेक्टेंगल, तो फिर एरिया ही निकाल लो नहीं समझ में आया, इन्फिनिटी ले जाओ उसको तो अपने आप एरिया ही आ जाएगा। तो आगे बोलेंगे कि एस्टिमेशन कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो हम मैक्सिमम एग्जामिनेशन में तो 2 रेक्टेंगल तक जाने की समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो या अलग हो सकता है 3 रेक्टेंगल पूछ ले, अलग बात है, बट 2 रेक्टेंगल भी अपने आप में अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी, ठीक है। तो 2 रेक्टेंगल तक तो दिमाग में अपन रखेंगे, उसके हिसाब से देखना बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस क्या, सॉरी सी माइनस बी, सी माइनस ए इंटू कितना एफ ऑफ ए, सही है ना भैया, प्लस इंटू एफ ऑफ सी लेस देन क्या ए टू बी, लेस देन कम्स फिर से क्या सी माइनस ए इंटू एफ सी, ऊपर से आ रहा है अब, और b माइनस सी इंटू एफ ऑफ बी। कोई बोले सर कॉन्केविटी का अगर मान लो पता चल गया तो ऊपर से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉन्केव अप है तो आंसर इज यस। नहीं कर मान लो कि कॉन्केव अप है तो ऊपर वाला फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 रेक्टेंगल की जगह अपन 2 ट्रेपेज़म लगा दें, यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन खींच दो, यहाँ से यहाँ भी क्या सीधी लाइन खींच दो, और फिर 2 ट्रेपेज़म वाला भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है सवाल की, समझ में आएगा, उन सब चीज़ों पर आपको फिर ये एस्टिमेशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक पहले तो लिखो। एक एस्टिमेशन का ये भी फंक्शन होता है कि लेफ्ट और राइट, जैसे अगर हम लोग को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, और हम क्या करें कि लेफ्ट और राइट कोई फंक्शंस डिजाइन कर लें। सपोज कर लो ए से बी में कोई फंक्शन एफ एक्स है जो इस तरह का ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स एंड लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एच एक्स, मतलब ऐसा 2 फंक्शन हमारे को पता चल जाए, इसको देखकर समझ में आएगा। मतलब ये वैसे ही जैसे सैंडविच में हम काम करते थे, तो हम फिर से वही बोल रहे हैं कि अगर लेफ्ट और राइट के फंक्शन, तो ये भी कभी कभी एक अच्छा तरीका होता है क्या आपको एस्टिमेट करने का। जैसे अभी हम लोगों को एक सवाल भी था e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, वो इंटीग्रेट नहीं किया हालांकि अपन ने, बट बिना इंटीग्रेट किए ही देख लिया, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे इंटीग्रेंट का ऑर्डर होगा वैसे वैसे डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्या होगा, ऑर्डर होगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एच एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से भी हम लोग समटाइम्स क्या है कि एस्टिमेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग फिर अगर ऑर्डर निकालने का है हिसाब किताब है तब तो ठीक है, और अगर हम लोग को वैल्यूज़ पे कंसंट्रेट करना है तो जी एक्स और एच एक्स ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो इजी टू इंटीग्रेट हो रहे हो, नहीं ऐसा नहीं कि उसका भी एस्टिमेशन चल रहा है। लिख लिया। एक इनइक्वालिटी भी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस है, ठीक है ना, कि एफ एक्स अगर मान लो पॉजिटिव है थ्रू आउट तब तो बराबर ही हो जाएगा, नेगेटिव है थ्रू आउट तो भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए से बी में अगर पूरी तरह पॉजिटिव है तब तो इसकी जो वैल्यू है मॉड तो सब फंक्शन चेंज करेगा ही नहीं, तो सेम देगा। नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव आएगा अंदर वाला, लेकिन मॉड फिर से उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर थ्रू आउट है फंक्शन तो इसका मॉड लग के फिर से ऊपर जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। और अदर देन दैट अगर एफ एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो इसकी वैल्यू हमेशा लोअर होगी दैन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि मॉड करके सब क्या आ जाएगा ऊपर। लिख सकते हो कि इक्वालिटी होल्ड्स, equality holds if the complete graph of fx
equality hold if the complete graph of fx lies, equality holds if the complete graph of fx lies completely above x-axis or below x-axis. Prove that पहला क्या हुआ? तो sin x की पावर को 10 दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं, क्योंकि इस इंटरवल में जब इसका डैश कैलकुलेट करोगे आप तो 10 इंटू sin x की पावर 9 इंटू कितना आएगा cos x, और ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा था π/4 से π/2 is what? b minus a. तो b minus a is going to be π/2 minus π/4 into the lowest value. Lowest value π/4 पे आएगी 1/√2 की पावर 10, that is 1/2 की पावर 5, that is 1/32. And this is again less than π/2. Into the highest value तो अभी sin π/2 कितना हो जाएगा 1. तो ये मेरे ख्याल से π/4 और into 1/32 that is π/128. और सेकेंड भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। sin x upon x is a decreasing function, तो 0 पे डिपेंड नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा 0 प्लस नहीं, तो उसके हिसाब से निकाल के देख लेना आ जाएगा।